सुलेखा की शादी के 2 दिन बीत गए हैं। नया ससुराल उसे अच्छा लगने लगा है। इन 2 दिनों में उससे सभी ने प्यार से बात की है और उसका पति सुरेश तो उसके प्यार में दीवाना है। सुलेखा सपनों की जिंदगी जी रही है, लेकिन रात को उसका पति उससे कहता है, सुलेखा, आज 2 दिन हो गए हैं हमारी शादी को, तुमने अभी तक रसोई में कदम ही नहीं रखा। वो जी, नया घर है ना, इसीलिए सब कुछ समझने में थोड़ा समय लग रहा है। मैं बहुत जल्दी रसोई में जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत जल्दी नहीं, तुम कल ही रसोई में जाओगी और नाश्ते में चाउमीन बनाओगी। तुम्हें जिस दिन हम देखने गए थे उस दिन चाउमीन बहुत बढ़िया बनाई थी तुमने, कल वही बनाना, ठीक है? ये सुनकर सुलेखा घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे अब क्या बोलूं इन्हें क्या पता कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। सुलेखा उसी दिन के बारे में सोचने लगी। असल में उसने खाना बनाना कभी सीखा ही नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। वो लोग अगर खाना बनाने के बारे में पूछे तो बोलना कि तुझे सब कुछ बनाना आता है। ठीक है माँ। सुलेखा सज धज कर लड़के वालों के सामने बैठ गई। सुलेखा की माँ ने रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर उनके सामने रख दिया। तब बिमला ने कहा, अरे बाप रे, इतना सारा खाना। हाँ जी, सब कुछ मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है, खाकर देखिए। रेस्टोरेंट का चाउमीन बहुत अच्छा था। चाउमीन खाकर सभी सुलेखा की बहुत तारीफ करने लगे। वाह, चाउमीन तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। हाँ बेटा, अब तुझे हर रोज चाउमीन खाने को मिलेगा, बस एक बार ये शादी हो जाए। और शादी हो भी गई। अब सुरेश चाउमीन खाने के लिए जिद करने लगा। अगले दिन सुबह सुलेखा नींद से उठी और उसकी जेठानी ने उससे कहा, सुलेखा, जल्दी से रसोई में जाओ और हमारे लिए चाउमीन बना कर लाओ, देवर जी कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ सुलेखा, जल्दी से चाउमीन बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सुलेखा पूरी तरह से घबरा गई। वो रसोई में चली गई और अपनी माँ को कॉल लगाया। क्या बात है बेटी, सुबह सुबह कॉल क्यों किया? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं माँ, गड़बड़ हो गई। ये लोग मुझे चाउमीन बनाने को कह रहे हैं। आपने उस दिन झूठ क्यों बोला था? झूठ नहीं बोलती तो तेरी शादी कैसे होती? तुझे खाना बनाना नहीं आता है, इस वजह से वो लोग तुझे कभी नहीं अपनाते। अब तो मैं भुगत रही हूँ ना माँ, अब मैं चाउमीन कैसे बनाऊँ, आप ही बताइए। बहुत आसान है बेटी, पहले पैकेट से चाउमीन को निकालकर पानी में उबाल ले, उसके बाद सब्जियों को तेल में फ्राई कर ले, उसके बाद। तभी वहां सुलेखा की सास आ गई। सुलेखा को फोन काट देना पड़ा। क्या बहू, चाउमीन बना रही हो ना? बनाओ बनाओ, मेरे मुंह में पानी आ गया है। क्या जबरदस्त चाउमीन बनाई थी तुमने उस दिन। धन्यवाद माँ जी, लेकिन क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या? नहीं, मदद की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। ठीक है बहू, अब जल्दी से बनाओ। ये कहकर बिमला चली गई। सुलेखा ने फोन की ओर देखा। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अरे यार, ये भी कोई टाइम है बैटरी खत्म होने का? माँ ने क्या कहा था? चाउमीन को पानी में उबालना पड़ेगा। हाँ, मैं वही करती हूँ। सुलेखा के पसीने छूटने लगे, लेकिन सुलेखा ने हार नहीं मानी। उसने पैकेट से चाउमीन निकाली और उबलते हुए पानी में डाल दी। जब तक चाउमीन उबल रही है मैं सब्जी काट लेती हूँ, गाजर, बीन्स और प्याज। हाँ, इतना तो पता ही है मुझे। सुलेखा गाजर काटने के लिए तैयार हो गई। उसने एक हाथ में गाजर को पकड़ा और एक हाथ में चाकू को पकड़ा। वो जैसे ही गाजर को काटने गई, वैसे ही गाजर उसके हाथ से फिसल कर बर्तनों से टकरा गई। सारे बर्तन नीचे गिर गए। बर्तन गिरने की आवाज से बिमला और सावित्री वहां आ गई। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? बर्तन कैसे गिर गए? तू ठीक तो है ना सुलेखा? हाँ दीदी, ठीक हूँ। वो माँ जी, बर्तन में हाथ लग गया था। आप चिंता मत कीजिए, आप लोग जाइए, मैं चाउमीन बनाकर लाती हूँ। बिमला और सावित्री चली गई। सुलेखा बहुत मुश्किल से गाजर काटने लगी। गाजर को उसने मोटा मोटा करके काट लिया। उसके बाद उसने उसी तरीके से बीन्स भी काट लिया। लेकिन उसके बाद जब वो प्याज काटने लगी तब उसके तोते उड़ गए। प्याज काटने की वजह से उसकी आंखें जलने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इससे अच्छा तो मैं शादी से पहले खाना बनाना सीख लेती। मुझे घर जाना है, माँ मुझे ले चलो। लेकिन अब रो के क्या फायदा? शादी तो हो गई है ना, काम तो करना ही होगा, खाना भी बनाना ही होगा। यही सब सोचकर सुलेखा फिर से चाउमीन बनाने में लग गई। प्याज काटने के बाद उसका ध्यान उबलते हुए चाउमीन पर गया। इतनी देर से उसने चाउमीन पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने देखा वो चाउमीन ज्यादा पक गया है। अरे ये क्या, ये चाउमीन तो चाउमीन जैसा रहा ही नहीं, ये तो खीर जैसा लग रहा है। हे भगवान, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा क्या होगा? तभी बाहर से सुरेश चिल्लाया, सुलेखा, और कितनी देर लगेगी? मुझे काम पर भी जाना है। लाती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। सुलेखा ने जैसे तैसे उसी ज्यादा पके हुए चाउमीन में सब्जियों को मिला दिया और उन्हें बिना कोई तेल मसाले के तेल में तल दिया। उससे जो चीज बनी उसे देखकर सुलेखा को ही उल्टी आ गई। ये तो दिखने में बिल्कुल गोबर जैसा है। हे प्रभु, आज मुझे बचा लो। चाउमीन लेकर सुलेखा रसोई से बाहर आई और खाने की टेबल पर रख दी। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। अरे वाह, क्या चाउमीन बनाई है तुमने? हाँ बहू, दिखने में तो बहुत सुंदर है, पता नहीं खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी।
चलिए माँ जी, शुरू करते हैं। तीनों चाउमीन खाने लगे। सुलेखा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसी बनी है चाउमीन? बहुत स्वादिष्ट, तुम भी खाओ। रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। सुरेश ने अपने हाथों से सुलेखा को चाउमीन खिला दी और वो चाउमीन मुंह में जाते ही सुलेखा को नानी याद आ गई। उसने अपने मुंह से चाउमीन को थूक दिया। थू 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 थू, ये तो बकवास है। कैसे खा रहे हो आप लोग? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे चाउमीन बनानी नहीं आती, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। माँ ने उस दिन झूठ बोला था ताकि मेरी शादी हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए। अब तीनों हंस पड़े। हमें पता है बहू कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। क्या पता है? लेकिन कैसे पता चला? उस दिन तुम्हारे मायके से लौटते वक्त हमने डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट से चाउमीन ले ली थी। खाने के बाद हमें बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया। तब हमें पता चला कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? बहू, खाना बनाना जरूरी होता है, लेकिन उसे शादी से पहले ही सीखना पड़ेगा, ये किसने कहा? शादी के बाद भी सीखा जा सकता है। तुम हमें बहुत पसंद आई थी सुलेखा, इसलिए हमने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। आप लोग कितने अच्छे हो। मैं आज से ही खाना बनाना सीखूंगी। चलो सुलेखा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सावित्री सुलेखा को खाना बनाना सिखाने लगी। कुछ ही दिनों में सुलेखा खाना बनाने में माहिर हो गई। सभी उससे बहुत प्यार करने लगे। वो बहुत स्वादिष्ट चाउमीन बनाने लगी और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगी। नताशा के चले जाने की वजह से घर में दुख का माहौल बन गया था। जिन जहरीले तीखे मोमोज की वजह से नताशा की जान गई थी, उस बुढ़िया को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। ऐसे ही एक शाम मुकुल नताशा की तस्वीर पकड़कर रो रहा था। तभी वहां उसकी बहन रजनी आती है। मैं जानती हूँ भैया, आप नताशा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन भैया अगर आप ऐसे हार मानोगे तो फिर हम उस बूढ़ी अम्मा को आखिर कैसे पकड़ पाएंगे जिसने हमारी नताशा को जहर दिया था। हमें उसका पता लगाना ही होगा और उसे उसके किए की सजा भी दिलानी ही होगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रजनी। जिसने भी मेरी नताशा के साथ ऐसा किया है, मैं उसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। हमें यह पता लगाना ही होगा कि आखिर उस अम्मा ने ऐसा क्यों किया जो उसने उसे जहर वाले मोमोज खिलाकर मार डाला। तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मुझे बुढ़िया का स्केच बनवाना है। मुकुल अपनी बहन रजनी को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उस बुढ़िया का स्केच बनवाता है। पुलिस उस बुढ़िया की छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस बुढ़िया की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता और आखिरकार थक हार कर पुलिस को ये केस बंद करना पड़ता है। नताशा के पिता एक रोज मुकुल से मिलने आते हैं। बेटा, मैंने अपनी इकलौती जवान बेटी को खोया है। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे किसी भी हालत में उस बुढ़िया को सजा दिलवानी ही होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी। जब तक मैं इस बात का पता नहीं लगा लेता कि आखिर उस बुढ़िया ने नताशा और रजनी को वो जहरीले तीखे समोसे देने की कोशिश क्यों की, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज मुकुल जब मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहा था तो रेलवे स्टेशन पर उसकी नजर एक बूढ़ी अम्मा पर जाती है जो कि मोमोज बेच रही थी। मुकुल सोच में पड़ जाता है। अगर मैंने सीधे जाकर इससे सवाल किया तो ये यहां से भाग जाएगी। फिर हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। पहले मुझे इसे अपनी बातों में फंसाना होगा। राम राम काकी, ये मोमोज कैसे दिए? 20 रुपए प्लेट है बेटा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ते हैं। अरे बेटा, इस उम्र में तो बस पेट भरने के लिए कमा लूं उतना ही काफी है। महंगा बेचकर मैंने कौन सी जमा पूंजी इकट्ठी कर लेनी है। बोलो कितनी प्लेट करूं? आप एक प्लेट पैक कर दो। वो बुढ़िया जल्दी से एक प्लेट पैक करके मुकुल को दे देती है। मुकुल वो मोमोज लेकर उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसने नताशा और रजनी का इलाज किया था। डॉक्टर जल्दी से उस मोमोज का टेस्ट करता है और फिर मुकुल से कहता है, मुकुल, इन मोमोज में भी जहर मिला हुआ है। ये वही जहर है जो नताशा और रजनी के पेट में से मिला था। रजनी की जान तो मैंने जैसे तैसे बचा ली थी, लेकिन नताशा के पेट में ज्यादा मात्रा में जहर जाने की वजह से उसकी जान चली गई। ऐसे तो न जाने ये कितने लोगों को जहर दे चुकी होगी और कितनों को मौत की नींद सुला चुकी होगी। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो न जाने ये कितने लोगों की जान ले लेगी। इतना कहकर मुकुल पुलिस स्टेशन जाता है, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर के साथ मिलकर उस बुढ़िया को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ऐसे ही एक रोज मुकुल उस बुढ़िया के पास जाता है। राम राम काकी, कैसी हो? आपके ये तीखे मोमोज तो मेरे सभी दोस्तों को बहुत पसंद आए, और मेरी बहन, उसका तो पूछो ही मत। वो तो आपकी फैन ही हो गई। आप ऐसा करो, आज 5 प्लेट पैक कर दो।
तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो मुझ गरीब का पेट भर पाता है। मैं अभी 5 प्लेट पैक कर देती हूँ। लेकिन बेटा, तुम अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी कहना कि मुझसे ही आकर मोमोज खरीदा करे। उन्हें अच्छा स्वाद मिलता रहेगा। वैसे आपके मोमोज में तो कुछ अलग ही स्वाद आता है। इसमें कोई मीठा जहर मिलाती हो क्या? क्या कह रहे हो बेटा? भला मैं क्यों मीठा जहर मिलाऊंगी? मेरे कहने का मतलब है कि प्यार वाला जहर मिलाती हो क्या इसमें? तभी तो आपके मोमोज जो खाता है वो बार बार यहाँ जरूर आता है। ये लो बेटा, ये तुम्हारे तीखे मोमोज तैयार हो गए। अब तुम यहाँ आते रहना। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। धीरे धीरे मुकुल ऐसे ही उस बुढ़िया का भरोसा जीत लेता है। फिर एक रोज वो उस बुढ़िया से कहता है, अम्मा, तुम्हारे मोमोज की रेसिपी मुझे भी बताओ ना, ताकि मैं भी ऐसे मोमोज बना सकूं। ऐसा करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे भी ये बनाना सिखाओ। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम्हारा भी परिवार है, वो सब क्या सोचेंगे? किस बूढ़ी मुसीबत को ले आया। काकी, मैंने सबसे बात कर ली है, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद मुकुल उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पहले से पुलिस, डॉक्टर, नताशा के पिता और रजनी मौजूद होते हैं। काकी, आपने मुझे पहचाना? याद आया कौन हूं मैं? नहीं बेटा, अब नजर कमजोर हो गई है तो पहचान पाना मुश्किल है। इस लड़की को तो अच्छे से पहचानती होंगी ना आप? हाँ, ये लड़की तो आती थी मेरे पास, लेकिन आखिर आप लोग ऐसे शक भरी निगाह से क्यों देख रहे हो मुझे? क्योंकि काकी, अब हम सब जानते हैं कि आप अपने मोमोज में जहर मिलाती हो और आपकी वजह से ही मेरी दोस्त नताशा की जान चली गई और आज ये पुलिस आपको पकड़ने के लिए ही यहाँ आई है। अम्मा, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपना सच कबूल कर लो। क्योंकि मेरे जवान बेटे की मौत भी इसी वजह से हुई थी। उसे किसी दोस्त ने मोमोज में मिलाकर जहर खिला दिया था और जिसने ऐसा किया उसका मुझे आज तक पता नहीं चला। इसीलिए मैं सबकी जान ले लूंगी। लेकिन एक इंसान की वजह से आप सबकी जान नहीं ले सकती। माता जी, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। चलिए। पुलिस उस बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद से शहर में जवान मौतों का सिलसिला रुक जाता है। बूढ़ी काकी को 3 साल की सजा होती है। साथ ही वो उस लड़के को भी पकड़ लेती है जिसने उस बूढ़ी काकी के बेटे को जलन के मारे मोमोज में जहर मिलाकर खिलाया था।